हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पहले चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, और भारत संसाधन एवं उपयोग के खंड घ में आपको पढ़ना है खनिज संसाधन के बारे में। तो हम आपको खनिज संसाधन के बारे में ही बता रहे थे, और खनिज संसाधन चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन में से अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न सारा हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। लघुतरीय प्रश्न में कुल 12 क्वेश्चन थे, जिसमें हम आपको 12 क्वेश्चन का आंसर बता दिए थे। फिलहाल हम आपको इस वीडियो में दीर्घोत्तरीय प्रश्न से बताएंगे, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जितने सारे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन को एक एक करके बारी बारी से हम आपको बताएंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का सोदाहरण परिचय दीजिए। देखिए, यहाँ पर उदाहरण नहीं पूछ रहा है, सोदाहरण। अब उदाहरण और सोदाहरण दोनों में अंतर हम आपको बताते हैं। देखिए, उदाहरण कहने का मतलब होता है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, बस आपको इसके बारे में लिख देना है, और इसके बारे में लिख के आपको 1-2 उदाहरण दे देना है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन सोदाहरण में क्या होता है कि आपको लिखना है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, आपको दोनों प्रकार के बारे में लिखना पड़ेगा और दोनों का परिभाषा लिखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कुछ एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे, और दोनों को भी अगर अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। मतलब कि आपको एकदम विस्तार से बताना है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। सोदाहरण कहने का मतलब यही होता है कि उदाहरण सहित बताना है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि खनिज 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे धात्विक खनिज किसे कहते हैं, धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं, और धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा जाता है। यह सभी चीज़ हम आपको पहले बताएंगे, और उसके बाद एक एक करके हम आपको अधात्विक खनिज के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहला नंबर कह रहा है कि धात्विक खनिज, क्योंकि खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। और ध्यान रखिएगा, जो आपका यह क्वेश्चन है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो देखिए, धात्विक खनिज में हम लोग देखेंगे कि धात्विक खनिज, इन खनिजों में धातु होती है। ठीक है, मतलब वो वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश विद्यमान रहता है उसे हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे क्या क्या हो जाता है, तो लौह अयस्क हो जाता है, तांबा, निकेल, मैग्नीज इत्यादि। मतलब धात्विक खनिज वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश विद्यमान रहता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं, तो लौह अयस्क हो जाता है, तांबा हो जाता है, निकेल हो जाता है, मैग्नीज हो जाता है इत्यादि। अब देखिए, कह रहा है कि पुनः इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कि खनिज तो 2 प्रकार के होते ही हैं, धात्विक और अधात्विक, लेकिन धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लौह युक्त खनिज और दूसरा होता है अलौह युक्त खनिज। ठीक है, तो देखिए, लौह युक्त खनिज क्या है और अलौह युक्त खनिज क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपको तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि लौह युक्त खनिज कहने का मतलब कि उसमें लौह मतलब कि लोहा विद्यमान रहता है, उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। तो लौह युक्त खनिज में हम लोग देखेंगे कि जिस धात्विक खनिज में लोहे का अंश विद्यमान रहता है। देखिए, जिस धात्विक खनिज में, क्योंकि यह जो लौह युक्त खनिज है यह धात्विक खनिज का प्रकार है, इसलिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि जिस धात्विक खनिज में लोहे का अंश विद्यमान रहता है या फिर लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे हो जाता है लौह अयस्क, निकेल और टंगस्टन। और उसी प्रकार से अलौह युक्त खनिज के बारे में यदि हम लोग लिखेंगे तो वैसा खनिज, या फिर लिख सकते हैं कि वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा न्यून होती है। न्यून कहने का मतलब होता है कि बहुत कम होती है या फिर न के बराबर होती है। ठीक है, वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा बहुत कम होती है या फिर न के बराबर होती है उसे
अलौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे सोना हो जाता है, चांदी हो जाता है, सीसा हो जाता है, बॉक्साइट तांबा हो जाता है। अब आप लोग तो जानते होंगे कि सोना में लोहा का मात्रा तो नहीं पाया जाता है, चांदी में लोहा का मात्रा नहीं पाया जाता है, क्योंकि लोहा बहुत सस्ता होता है और सोना तो बहुत महंगा होता है। तो सोना में तो लोहा का मात्रा नहीं विद्यमान रहता होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। और धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज। चलिए अब दूसरा प्रकार हम लोग देखेंगे अधात्विक खनिज के बारे में। अभी आपको हम ऊपर में बताया धात्विक खनिज के बारे में और उसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आपको दूसरा नंबर है अधात्विक खनिज। यहाँ पर धात्विक ही लिखा गया है जो कि अधात्विक होगा। तो देखिए इसमें धातु नहीं होती है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें धातु नहीं होती है। हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे कि वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाई जाती है या फिर जिसमें धातु का अंश विद्यमान नहीं रहता है उसे अधात्विक खनिज बोलते हैं। जैसे तो चूना पत्थर हो जाएगा, अब्रक हो जाएगा, जिप्सम इत्यादि। मतलब चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम में धातु का अंश विद्यमान नहीं रहता है, इसलिए चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम को अधात्विक खनिज के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए जिस प्रकार से धात्विक खनिज दो प्रकार के होते थे उसी प्रकार से अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होंगे। पहला होता है कार्बनिक खनिज और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि कार्बनिक खनिज क्या होता है और दूसरा अकार्बनिक खनिज क्या होता है। तो कार्बनिक खनिज में हो जाएगा कि इसमें जीवाश्म होते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा अधात्विक खनिज जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। ये पृथ्वी के दबे प्राणी पादप जीवों के परिवर्तन से बनते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। देखिए आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर परिभाषा में भी देखें कि ये पृथ्वी में दबे प्राणी और पादप जीवों के परिवर्तन से बनते हैं। देखिए कोयला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पहले पृथ्वी पर भूकंप आया था, जिससे क्या हुआ था कि पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे दबकर जमीन के अंदर चले गए थे। और वहीं पेड़ पौधे जब बहुत साल यानी कि हजारों लाखों वर्ष जब धरती के अंदर ही दबे रहे तो वह धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से पेट्रोलियम होता है कि जो समुद्री जलीय जीव होते हैं, जो बड़े बड़े जीव होते हैं, जैसे व्हेल मछली पाया जाता है, डॉल्फिन पाया जाता है और भी समुद्र में बड़े बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं। तो सारे जीव जंतु मरने के बाद जो समुद्र के नीचे तलहट्टी में जाकर के बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वह बालू और मिट्टी से झक जाते हैं। और वहीं जीव जंतु क्या होता है कि हजारों वर्ष के बाद पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ से फिर कंपनियां जो होती है उसे पेट्रोलियम के रूप में निकालती है और उसे शुद्ध करके उससे ही सभी कुछ बनाया जाता है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन हो गया, सभी उसी चीज़ पेट्रोलियम का ही बदला हुआ रूप रहता है। तो यहाँ पर कार्बनिक खनिज के अंतर्गत आ जाएगा कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, क्योंकि इसमें जीवाश्म होते हैं। और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अब्रक हो जाएगा और ग्रेफाइट हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन कर देते हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है लौह युक्त खनिज और दूसरा होता है अलौह युक्त खनिज। और अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कार्बनिक खनिज और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर बताइए। अभी हम आपको धात्विक और अधात्विक खनिज में बताए कि धात्विक खनिज क्या होता है और अधात्विक खनिज क्या होता है। तो यदि आप चाहे तो इस आंसर को खुद से भी लिख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम आपको बताते हैं कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर लिखना है। तो यदि आपको धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर लिखने के लिए आए तो इसी प्रकार से आपको करना है। बीच से आपको एक रेखा खींच देना है, दो भागों में बांट देना है कॉपी को, और एक तरफ धात्विक खनिज और दूसरी तरफ अधात्विक खनिज लिख देना है। तो देखिए धात्विक खनिज में पहला हो जाएगा कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होती है। जैसा कि हम आपको ऊपर में भी बताया कि धात्विक खनिज में धातु प्राप्त होता है। और अधात्विक खनिज में क्या होता है कि इसे गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। तो पहला तो अंतर यही हो गया कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। दूसरा हो जाता है कि ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं और अधात्विक हो जाएगा कि इनकी अपनी चमक होती है।
जो अधात्विक खनिज होते हैं इनके पास अपनी चमक होती है। जैसे अबरक के बारे में हम आपको बताए थे कि झारखंड में अबरक पाया जाता है। यदि आप वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ के सड़कों पर यानी कि रोड पर भी आपको दिखाई पड़ेगा चमकते हुए। तो जितना भी चीज़ चमकता रहता है झारखंड में रोड पर, वह सभी चीज़ अबरक होते हैं, क्योंकि झारखंड में अबरक बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा अंतर हो जाएगा कि ये कठोर एवं चमकीले होते हैं धात्विक खनिज, और अधात्विक हो जाएगा कि इसकी अपनी चमक होती है। अब देखिए अगला कह रहा है कि यह प्रायः आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। चट्टान के बारे में आप लोग जानते होंगे कि चट्टान भी बहुत प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और भी बहुत प्रकार के चट्टान होते हैं। तो यह जो होता है धात्विक खनिज, यह आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अधात्विक खनिज होते हैं यह प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह आग्नेय चट्टान में, और जो अधात्विक खनिज है वह परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। और चौथा और सबसे लास्ट अंतर है कि इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है, यह पीटने पर टूटते नहीं हैं, ठीक है। जो धात्विक खनिज होता है यह पीटने पर नहीं टूटता है, इसलिए इसका लंबा तार बनाया जा सकता है। और जो अधात्विक खनिज है इसे पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसे पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। देखिए अगर किसी के घर में खराब आयरन होगा तो उसमें एक सफ़ेद भूरे रंग की एक पट्टी दिखाई पड़ेगी पतली, वह अबरक की पट्टी होती है। उस पर यदि आप थोड़ा भी चोट मारिएगा तो वह टूटकर चूर चूर हो जाएगा। तो वह अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। और जो धात्विक खनिज होता है उसे पीटने पर तार बनाया जा सकता है और वह पीटने पर नहीं टूटता है। तो धात्विक और अधात्विक खनिज में यही अंतर था, जिसे आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के खनिज पट्टियों का नाम लिखकर किन्हीं दो का वर्णन करें, ठीक है। भारत के खनिज पट्टियों का यहाँ पर नाम लिखना है आपको। खनिज पट्टी कहने का मतलब कि कहाँ कहाँ पर खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इसमें से किन्हीं दो का वर्णन करना है, मतलब सभी का आपको वर्णन नहीं करना है, क्योंकि खनिज पट्टी तो बहुत सारा है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर दो का ही वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि भारत के अधिकांश खनिज तीन पट्टियों में पाए जाते हैं। पहला होता है उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा होता है दक्षिणी पश्चिमी पठार, और तीसरा होता है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, ठीक है। यही तीन प्रकार के खनिज पट्टी पाए जाते हैं भारत में। उसमें से पहला है कि उत्तरी पूर्वी पठार, ठीक है। पहला हो जाता है उत्तरी पूर्वी पठार। तो हम लोग अब उत्तरी पूर्वी पठार के बारे में जानेंगे। तो उत्तरी पूर्वी पठार के बारे में बोला जा रहा है कि यह देश की सबसे धनी खनिज पट्टी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार एवं पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पट्टी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइड, चूना पत्थर, डोलामाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलिमेनाइट तथा फॉस्फेट के विशाल भंडार है, ठीक है। जो उत्तरी पूर्वी पठार है इसमें आपको इतना चीज़, जितना भी हम आपको यहाँ पर बताए, मैग्नीज बताए, अब्रक बताए, बॉक्साइड बताए, चूना पत्थर, डोलामाइट, तांबा, यूरेनियम, थोरियम, सिलेमानाइट, फॉस्फेट, यह सभी चीज़ का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी पूर्वी पठार में पाया जाता है। और चूंकि इसका विशाल भंडार पाया जाता है, इसलिए जो उत्तरी पूर्वी पठार है इसको सबसे धनी खनिज पट्टी कहा जाता है। जिसमें कौन कौन सा आता है? तो छोटा नागपुर का पठार आता है, उड़ीसा का पठार आता है, छत्तीसगढ़ का पठार आता है और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार आता है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा नंबर यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी पठार, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर दो पठार के बारे में वर्णन करना था, तो पहला हम आपको बता दिए। अब दूसरा कह रहा है दक्षिणी पश्चिमी पठार। तो देखिए, इस पट्टी का विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है, ठीक है। जो दक्षिणी पश्चिमी पठार है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो खंभात की खाड़ी से लेकर के अरावली की श्रेणियों तक है। यहाँ तक अनेक अलौह धातुएं, जैसे हो जाता है चांदी, आपको हम बताएं कि अलौह धातु किसको बोलते हैं जिसमें लोहा का अंश विद्यमान नहीं रहता है, जैसे हो जाता है चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि। तो जो दक्षिणी पश्चिमी पठार है जो कि खंभात की खाड़ी से लेकर के अरावली की श्रेणी तक है, यहाँ तक अनेक लौह धातु हैं, जैसे हम आपको बताएं चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा इत्यादि। अब देखिए आगे कह रहा है कि बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी,
डोलामाइट, चूना पत्थर, नमक आदि के भी पर्याप्त भंडार हैं। जो दक्षिणी पश्चिमी पठार है, यहाँ पर आपको नमक मिल जाता है, चूना पत्थर मिल जाता है, मुल्तानी मिट्टी मिल जाता है, जिप्सम मिल जाता है, संगमरमर मिल जाता है, ग्रेनाइट मिल जाता है। इन सभी चीज़ों का भी पर्याप्त रूप से भंडार आपको मिल जाएगा दक्षिणी पश्चिमी पठार में। हिमालय एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि प्राप्त होता है। तो जो हिमालय भी हो जाता है वह दक्षिणी पश्चिमी पठार के ही अंतर्गत आता है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप दक्षिणी पश्चिमी पठार के बारे में भी विस्तार से समझ गए होंगे। आपको सबसे पहले याद रखना है कि यह खंभात की खाड़ी से लेकर के अरावली की श्रेणियों तक है। यहाँ तक अनेक लौह धातु पाई जाती है जिसमें चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा इत्यादि मिलते हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो बालू पत्थर हो जाता है, ग्रेनाइट हो जाता है, संगमरमर हो जाता है, जिप्सम हो जाता है, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर और नमक आदि के भी पर्याप्त भंडार मिलते हैं दक्षिणी पश्चिमी पठार में। इसके अलावा हिमालय भी जो आता है, जो कि एक खनिज पट्टी है जहां पर आपको तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि प्राप्त होते हैं, यह भी दक्षिणी पश्चिमी पठार के ही अंतर्गत आते हैं। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखें। ठीक है, तो लौह अयस्क के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है हेमेटाइट, दूसरा हो जाता है मैग्नेटाइट और तीसरा हो जाता है लिमोटाइट। ठीक है, अब देखिए लौह अयस्क जो 3 प्रकार के होते हैं उसमें सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन होता है और सबसे खराब लौह अयस्क कौन होता है। तो यह देखिए, यह तो लाजमी सी बात है कि जिसमें लोहे का अंश अधिक विद्यमान रहेगा वह सबसे अच्छा लौह अयस्क होगा। तो जो हेमेटाइट होता है इसमें सबसे अधिक लौह का मात्रा यानी कि लोहा का मात्रा विद्यमान रहता है। जो हेमेटाइट होता है इसमें करीब 68% लौह अंश होता है। इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप हेमेटाइट के बारे में याद रखिएगा कि यह लौह अयस्क का सबसे बढ़िया प्रकार होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क होता है हेमेटाइट। इसमें 68% लौह अयस्क विद्यमान रहता है और हेमेटाइट को लाल अयस्क भी कहा जाता है। दूसरा हो जाता है मैग्नेटाइट, इसमें 60% लौह अंश होता है, इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। ठीक है, हेमेटाइट को लाल अयस्क और जो मैग्नेटाइट हो गया उसको काला अयस्क। उसके बाद आता है लिमोनाइट जो कि सबसे खराब क्वालिटी का लौह अयस्क होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 40% ही लौह का अंश विद्यमान रहता है, इसलिए जो लिमोनाइट हो जाता है उसको पीला अयस्क बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हेमेटाइट को लाल अयस्क और हेमेटाइट में 68% अंश विद्यमान रहता है, मैग्नेटाइट में 60% अंश विद्यमान रहता है इसलिए इसको काला अयस्क बोलते हैं, और लिमोनाइट में 40% अंश विद्यमान रहता है और हम लोग लिमोनाइट को पीला अयस्क भी बोलते हैं। लौह अयस्क उद्योगों की जननी है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उद्योगों की जननी किस अयस्क को बोला जाता है, और शायद हम आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कि जो लौह अयस्क को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक है, उद्योगों की जननी लौह अयस्क को कहा जाता है। लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। रीढ़ कहने का मतलब होता है कि जो संभाले रखे सभी कुछ को, यानी कि लोहा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे आधुनिक सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। वितरण कहने का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पर लोहा पाया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका जवाब होगा कि भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, गोवा में, झारखंड राज्यों में सीमित है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि लोहा सबसे अधिक अगर किसी राज्य में पाया जाता है तो वह कर्नाटक में पाया जाता है। यहाँ 96% तक भंडार आपको मिलता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी बहुतायत मात्रा में लौह अयस्क और लोहा पाए जाते हैं। तो 96% जो भाग हो जाता है लोहा का वह कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। और शेष कहने का मतलब कि 96% तो आपको इन राज्यों में पाया जाता है, और इसके अलावा जो बचे हुए हो गए वह भंडार तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस किस राज्य में पाया जाता है तो आपको इधर का नाम लेना है, इतना राज्य का, और उसके बाद आपको पूछा जाता है कि 96% तो यहाँ पर हो गया, तो शेष जो 4% बच जाते हैं वह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में
पाए जाते हैं। भारत में 1950 से 1951 में 42 टन लोहे का उत्पादन हुआ। ठीक है, 1950-1951 में, जो कि 2004-2005 में बढ़कर 1427.1 लाख टन हो गया। देखिए कितना का अंतर आ गया। 1950 से 1951 में सिर्फ 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ, लेकिन 2004-2005 में 1427.1 लाख टन हो गया। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है, क्योंकि कर्नाटक के बारे में हम आपको बताएं कि कर्नाटक में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है। तो यह पूरे भारत का लगभग 1/4 लोहा का उत्पादन करता है। ठीक है, यानी कि 25%। यहाँ बेल्लारी, हॉस्पेट, सुदूर क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं, क्योंकि खान के द्वारा, कहने का मतलब कि कारखाना के द्वारा ही लौह अयस्क को धरती के अंदर से निकाला जाता है। तो कर्नाटक क्षेत्र में जो लौह अयस्क निकाला जाता है, तो उसका जो प्रमुख खान है वह बेल्लारी में है, हॉस्पेट में है, और सुदूर क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें पाई जाती है। कहाँ में? तो कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा उत्पादक, यानी कि छत्तीसगढ़ जो है वो देश का दूसरा लौह उत्पादक राज्य है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला नंबर पर कर्नाटक आता है और दूसरा पर छत्तीसगढ़, जो देश का करीब 20% लोहा उत्पन्न करता है। 25% तो कर्नाटक करता है और 20% छत्तीसगढ़ करता है। दांतेवाड़ा जिला का बेलाडिया तथा दुर्गा जिले के डल्ली एवं राजहरा प्रमुख उत्पादक हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम आपको कर्नाटक में बताए कि बेल्लारी में, हॉस्पेट में, सुदूर क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा जिला में बेलाडिया तथा दुर्गा जिले के डल्ली एवं राजहरा जो हो गया, वो छत्तीसगढ़ में प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा अन्य उत्पादक जिले हैं। यह जो बिलासपुर वगैरह आ जाता है, रायपुर हो गया, सरगुजा हो गया, यह सभी छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं। यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। जो भी लोहा का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, उसका अधिकांश लोहा विशाखापत्तनम बंदरगाह से, ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को भेज दिया जाता है, यानी कि जापान को निर्यात किया जाता है। उड़ीसा देश का 19% लोहा उत्पादन करता है। पहला हम आपको बताए कर्नाटक जो कि 25% लोहा उत्पादन करता था, दूसरा छत्तीसगढ़ बताया जो कि 20% करता था, और तीसरा नंबर पर आता है उड़ीसा जो कि 19% लोहा का उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख खानें गुरु महिसानी, बादम पहाड़ जिसको कि मयूरभंज एवं किरीबुरू भी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में 19% लोहा का उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर पर आता है गोवा। ठीक है, चौथा नंबर पर कौन आता है? गोवा आता है। तो चौथा बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन हो जाता है? गोवा हो जाता है। यहाँ 16% लोहे का उत्पादन होता है। यहाँ की प्रमुख खानें हैं शाह कलालिम हो जाता है, संयुग्म हो जाता है, क्यूपेम हो जाता है, शतारी हो जाता है, पौडा एवं बियोलिम में स्थित है। यहाँ के मरमा गांव पतन से लोहा निर्यात किया जाता है। देखिए, आयात और निर्यात, आयात कहने का मतलब होता है कि जो विदेश से वस्तु भारत में लाया जाता है उसको आयात कहते हैं, और निर्यात कहने का मतलब होता है कि जो वस्तु भारत से विदेश में भेजा जाता है। तो जो गोवा में, देखिए आप जिस प्रकार से हम आपको छत्तीसगढ़ में बताए कि यहाँ पर विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है, उसी प्रकार से गोवा में मरमा गांव पतन से लोहा का निर्यात होता है। अब देखिए अगला नंबर है झारखंड। तो झारखंड देश का 5वां बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य है और 15% से अधिक लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के सिंहभूम में, पलामू में, धन्यवाद, हजारीबाग, संथाल परगना एवं रांची मुख्य उत्पादक जिले हैं। ठीक है, झारखंड 5वां नंबर पर आता है। तो एक बार हम फिर से आपको रिवीजन करके बता दे रहे हैं। पहला आपको बताए कर्नाटक, दूसरा बताए छत्तीसगढ़, उसके बाद थर्ड नंबर पर कौन आता है? थर्ड नंबर पर आपको बताए हम उड़ीसा, उसके बाद आपको चौथा नंबर पर बताए गोवा, और 5वां नंबर पर बताए झारखंड। उसके बाद छठा नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है और 7वां पर आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो झारखंड के बारे में बताए कि यहाँ पर 15% से अधिक लोहे का उत्पादन होता है, जो कि सिंहभूम में होता है, पलामू में होता है, धनबाद में होता है, हजारीबाग में होता है, संथाल परगना इत्यादि राज्यों में, इत्यादि जिलों में होता है। अब देखिए महाराष्ट्र में लौह अयस्क की खानें चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिलों में स्थित है।
महाराष्ट्र जो कि 6ठा नंबर पर आता है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश होता है। तो आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य है उसमें कसिमपुर हो जाता है, वारंगल हो जाता है, कडप्पा हो जाता है, इत्यादि क्षेत्र आते हैं। जबकि तमिलनाडु के तीर्थमलाई पहाड़ियों जिसको सलेम बोला जाता है, और उसके अलावा यादपल्ली जिसको नीलगिरी बोला जाता है, क्षेत्र में लोहे का भंडार है। यानी कि आंध्र प्रदेश में जो मुख्य रूप से लोहे का भंडार है वह सलेम में है और नीलगिरी क्षेत्र में आते हैं। तो आपको यहाँ पर हम बताएं कि लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है, कहाँ पर कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन होता है, सभी कुछ के बारे में बताएं। तो क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछ रहा था कि लोहे के वितरण के बारे में बताइए, लौह अयस्क का वितरण कहाँ कहाँ पर होता है उसके बारे में बताइए। तो एक बार फिर से हम आपको रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहला नंबर पर कर्नाटक आता है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा आता है, और चौथे नंबर पर गोवा आता है, पांचवें नंबर पर झारखंड आता है, झारखंड के बाद महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीज तथा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इसके वितरण का वर्णन करिए। जिस प्रकार से अभी हम आपको लोहे के बारे में बताए, यहाँ पर आपको मैग्नीज और बॉक्साइट के बारे में पूछा जा रहा है। और हम आपको बता दें कि लोहा या फिर मैग्नीज या फिर बॉक्साइट आपको किसी न किसी खनिज के बारे में एग्जाम में जरूर पूछेगा कि इसके वितरण के बारे में बताइए। इसलिए आपको कम से कम लोहा का वितरण ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकांश यह देखा गया है कि लोहे के बारे में ही पूछता है, इसलिए आप लोहे के बारे में याद रखिएगा। और फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, और 6ठे नंबर क्वेश्चन से आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से मैग्नीज और बॉक्साइट का उपयोगिता है देश में, कितना कितना इसका वितरण है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।